हम लोग का टॉपिक आज नया रहेगा, कैश बुक से रिलेटेड है। समझते हैं कि कैश बुक होती क्या है, हमारी अकाउंटिंग में कैश बुक का क्या यूज़ है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कैश बुक हमारी अकाउंटिंग में किसका पार्ट है। तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, जो हम अकाउंटिंग करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वो अकाउंटिंग में दो काम करना पड़ता है। एक का नाम होता है बुक कीपिंग और एक का नाम होता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वो वर्क होता है जिसमें जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाना, ये सब काम रहता है। मतलब ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब जो बिजनेस में लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। इसके लिए आपको जस्ट यू नीड ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होता है। यू आर कॉमर्स ग्रेजुएट, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट, इट डजंट मैटर। हैविंग सम नॉलेज ऑफ डेबिट क्रेडिट यू कैन मेंटेन बुक कीपिंग। मैनुअल अकाउंटिंग जब हम करते थे इसका इंपॉर्टेंस था क्योंकि इसकी अलग अलग बुक्स होती थी। बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में दोनों चीज़ें सॉफ्टवेयर से होती हैं। तो बुक कीपिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद से कर देता है। तो बुक कीपिंग इनिशियल पार्ट है। इनिशियल बोलते हैं शुरुआत का काम है। अकाउंटिंग का जो शुरू का काम है उसका नाम बुक कीपिंग है। और बुक कीपिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक और एक ले। जर्नल जो है ना वो भी एक बुक ही है अकाउंट्स की, प्राइमरी बुक है। प्राइमरी बुक का मतलब आप समझते हैं पहली किताब। और ये लेजर भी एक बुक ही है अकाउंट्स की, इसे प्रिंसिपल बुक कहते हैं। प्रिंसिपल बुक मतलब मेन किताब। ये अकाउंट्स में दो बुक मेंटेन, बुक मतलब रजिस्टर्ड है, मेंटेन करनी होती है, जर्नल और लेजर। बट ये जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है इसमें नीड मोर स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस। इसके बगैर ये काम हो नहीं पाएगा अकाउंटिंग का। यहाँ पर आपको टैक्सेशन का नॉलेज चाहिए, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग का नॉलेज चाहिए। इसके अलावा आपको रिपोर्ट्स बहुत सारी बनानी होती हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर उसके लिए हमें एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण। हमें बजट भी बनाना होता है, बजटिंग। हमें प्लानिंग करना होता है फ्यूचर के लिए। तो ये सब काम के लिए ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो इफ़ यू आर डूइंग अकाउंटिंग वर्क और यू आर अकाउंटेंट, इट मीन्स यू हैव नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग ऑल्सो। तो अकाउंटेंट कैन डू द बुक कीपिंग वर्क। जो अकाउंटेंट है वो बुक कीपिंग का तो काम कर ही लेगा, बट जो बुक कीपिंग का सिर्फ काम करता है वो अकाउंटिंग का काम नहीं कर पाएगा। जैसे आप टैली सीख लें कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, तो आप अकाउंटेंट कभी नहीं हो सकते, बुक कीपर होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर। लेकिन टैली का काम सिर्फ डेटा एंट्री का थोड़ी होता है, ये भी होता है। तो इसके लिए आपको फिर अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस अकाउंट, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अब इसी के अंदर जर्नल चूंकि प्राइमरी बुक होती है, तो इसमें बहुत सारी सब्सिडरी बुक होती हैं। सब्सिडरी बुक बोलते हैं सहायक, किसकी? जर्नल एंट्री की सहायक। ये 8 होती हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न। लेकिन अभी उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। तो एक बुक स्टिल आज भी ऐसी है जिसका इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं कैश बुक। तो कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ
जर्नल, यानी बुक कीपिंग का ही पार्ट है। बट कैश बुक का जो रोल होता है वो डुअल रोल होता है। कैश बुक प्ले डुअल रोल। डुअल रोल क्या मतलब, ये जर्नल का तो काम करता ही है, साथ में लेजर का भी काम कर देता है। यानी कैश बुक अगर आप मेंटेन करें तो जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ती कैश की, और लेजर भी अगर आप चाहें तो कैश का बनाना ज़रूरी, क्योंकि कैश बुक से वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कैश के लेजर से मिलती है। और जैसे कैश बुक बनता है बिल्कुल हू बहू सेम कैश का लेजर भी बनता है। तो अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो फिर कैश का अकाउंट यानी कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत, तो डुअल रोल हो गया। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई बिजनेस में असेट्स होती है तो वो कैश होती है। बिजनेस में कैश आता जाता रहता है, तो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे अपडेट चाहिए होता है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, पैसा आया तो कहाँ से आया, गया तो कहाँ पे गया, बचा है तो कितना बचा है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे चाहिए। तो लेजर पीरियोडिक होता है रिपोर्टिंग उसका, और कैश बुक डेली बेसिस पे होते हैं। इसका मतलब लेजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कैश बुक, क्योंकि आपको रिपोर्ट जो मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या मिल रही है, लेटेस्ट मिल रही है, अपडेटेड मिल रही है। दूसरा फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर ये आप बना रहे हैं कैश बुक तो आपको लेजर बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लेजर बनाने का तरीका और कैश बुक बनाने का तरीका सेम ही है। तो कैश बुक क्या है, तो कैश बुक बुक कीपिंग का पार्ट है। फिर सवाल ये उठेगा कि सर बुक कीपिंग में तो दो ही चीज़ें आती हैं, जर्नल और लेजर, फिर ये कहाँ से आया। बोलेंगे ये अलग से नहीं है, कैश बुक इसी जर्नल का ही पार्ट है, तो इसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक, सहायक है तो वो 8 गिनती में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बुक्स लाइक परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक 4, अकाउंट पेबल बुक, अकाउंट रिसीवेबल बुक 6, जर्नल प्रॉपर 7 और कैश बुक 8। 8 तो होते हैं, बट जो 7 हैं वो इररिलेवेंट हो गए, क्योंकि जब से आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने लगे हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग का जो रोल है वो ख़त्म हो गया है। अब ये होता नहीं है मैनुअल अकाउंटिंग। तो जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो सबको अलग अलग लिखना पड़ता था। अब फर्क देखिए क्या है, एक हम परचेज की बुक बना लेते हैं तो ये क्या कहलाएगी, सब्सिडरी बुक, जर्नल का पार्ट। एक हम परचेज का लेजर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। परचेज बुक लिख दिया तो सब्सिडरी हो गई, मतलब ये जर्नल का पार्ट हो गया। अब परचेज अकाउंट लिख दिया तो क्या हो गया, लेजर हो गया। यही फर्क है। तो परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज लिखा जाता है। क्रेडिट परचेज मतलब उधार, नगद नहीं, कैश नहीं। और बिजनेस में खरीदना और बेचना दोनों होता है, उधार भी और, मतलब इस परचेज बुक में कैसी परचेज लिखेंगे, क्रेडिट परचेज, जो उधार लोग खरीदते हैं उनका रहेगा जानकारी। या सेल्स बुक होगा तो क्या होगा, जो उधार बेचते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर परचेज अकाउंट बनाएंगे तो इसमें परचेज का ना, परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों होता है, सिर्फ क्रेडिट होता है। जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी ना तो चीज़ें हाथ से करनी होती थी, तो हमें ये एक एक बुक में ये दिक्कत होती थी। तो परचेज बुक निकाल लिया तो उधार वालों की किताब एक अलग हो गई कि किससे किससे तो कैश वाला कैश में अलग लिख रहे थे। हाँ, जैसे एक कस्टमर से उधार लेन देन हो रहा तो हम बस परचेज बुक निकाल के देख लेंगे कितना बाकी है। और अगर कैश परचेज का अकाउंट बनाते हैं तो इसमें नगद और उधार, तो फिर हमें सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो बहुत हो जाएंगे एक साल में, तो उस देखना रहेगा फिर, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे।
तो आप ये चाहेंगे कि एक ऐसा स्पेसिफिक बुक हो जिसमें सिर्फ उधार के बारे में हो, कि कब कब हमने उधार खरीदा, कितना पेमेंट किया, कितना। तो जैसे मान लीजिए XYZ से लेन देन होता है उधार क्रेडिट में, तो XYZ का क्या निकालेंगे? परचेज बुक, तो पूरी अपडेट वहां मिलेगी। लेकिन जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया तो वो सॉफ्टवेयर क्रेडिट को अलग दिखा देता है और कैश को अलग। मतलब सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन हो गया है कि वो कैश परचेज को अलग दिखा देगा और अलग दिखा, और दोनों को भी एक साथ दिखा देगा। तो फिर ये रिलेवेंट हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग अलग दिखा रहा है। लेकिन कैश ऐसा होता है कि कैश में जो ट्रांजैक्शन होता है वो उधार नगद नहीं होता। जैसे हम कैश खरीदें, कैश बेचें, तो चाहे कैश बुक में लिखें या चाहे कैश अकाउंट में, बात एक ही रहेगी, क्योंकि पैसा जाएगा और पैसा उधार वाला उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। इसलिए कैश बुक बनाओ और चाहे कैश का अकाउंट बनाओ, एक ही बात है, तो उसमें कोई फर्क। इसीलिए ये आज भी रिलेवेंट है। इसी वजह से मैंने कहा कि कैश बुक बनाएंगे तो जर्नल का भी काम कर रहा है, और क्योंकि इसमें सिर्फ कैश ही आता है। लेकिन तुम अगर परचेज बुक बनाते तो क्या आता? सिर्फ क्रेडिट, उधार। और परचेज अकाउंट बनाते तो क्या आता? क्रेडिट और कैश दोनों। और इसको बनाते तो इससे तुम क्रेडिट को अलग भी कर सकते हो और कैश को भी। तो बेहतर कौन रहेगा बनाना? परचेज अकाउंट। तो इसलिए वो रिलेवेंट हो गया, वो नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि अब इसका काम होता नहीं है मैनुअल अकाउंटिंग का। अब वो किस पे शिफ्ट हो गया? तो कंप्यूटराइज में वो सॉफ्टवेयर कर दे रहा है दोनों काम। बट इसका हमें ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स आज भी क्या है? कैश है। तो कैश, तो कैश में होता है, उधार तो होता नहीं, तो वो नगद उधार नहीं होता। तो चाहे कैश का अकाउंट बनाओ चाहे कैश का बुक, आंसर सेम ही आएगा। तो इस वजह से कैश बुक को हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। रफ कर देता हूं। कैश बुक में पहले समझ लें कि 3 तरह की कैश बुक बनती है। एक सिंगल कॉलम, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा? कैश रहेगा। एक डबल कॉलम, इसमें क्या रहेगा? कैश भी रहेगा और बैंक की भी डिटेल रहेगी। और एक होता है कैश बुक, उसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम। इसमें कैश तो रहेगा ही, बैंक भी रहेगा और डिस्काउंट भी रहेगा। ये 3 तरह की कैश बुक बनती है। हमें कौन सी बनानी है? कोई एक। कौन सी ठीक रहेगी डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। अगर आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में सिर्फ कैश में लेन देन होता है तो आपके लिए ठीक रहेगा सिंगल कॉलम। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां उधार में भी लेन देन होता है, नगद में भी होता है, और सॉरी, कैश में लेन देन होता है, कैश में भी होता है और बैंक के जरिए भी पैसे का लेन देन, कोई कैश में पैसा देता है, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, तो आपके लिए ठीक रहेगा डबल कॉलम। इससे क्या फ़ायदा होगा? कितना कैश आया वो भी मालूम चल जाएगा, कितना बैंक के ज़रिए पैसा आया वो भी मालूम हो जाएगा। तो एक ही बुक से 2 जानकारी मिल जाएगी, एक कैश की, तो अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, कैश की अलग बना रहे हैं, बैंक की अलग बना रहे हैं, नहीं, एक ही बुक बनाएंगे, कॉलम एक बढ़ा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा डबल का। एक में कैश लिख देंगे, एक में बैंक लिख देंगे, तो उसे डबल कॉलम कहा जाता है। कुछ कंपनीज में, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां कैश बैंक में तो लेन देन होता ही है, वो डिस्काउंट देते भी हैं और डिस्काउंट पे खरीदते भी होंगे वो लोग। भाई जो डिस्काउंट पे बेच रहा है वो डिस्काउंट पे खरीदता भी होगा। तो आप जानना चाहते हैं कि भाई हम ये भी ट्रैक करना चाहते हैं कि हमने साल भर में कितना डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि
डिस्काउंट हम देते जाते हैं और हमें मिलता, तो उसको भी तो देखना होगा, क्योंकि डिस्काउंट देने से प्रॉफिट तो कम होता है। तो ये चीज़ आप जानना चाहते हैं कि भाई हमें 3 जानकारी मिले एक बुक से, एक ही बुक से हमें 3 जानकारी मिल जाए कि कैश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कितना आया गया, बैंक से कितना आ रहा है जा रहा है, और डिस्काउंट भी हम साल भर में कितना दे रहे हैं, या एक ही बुक से मालूम हो जाए। तो फिर आपको क्या बनाना रहेगा? ट्रिपल कॉलम। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, यू आर अकाउंटेंट, यू विल डिसाइड कि विच वन इज बेटर फॉर यू। अगर आपके बिजनेस में यू आर डूइंग ओनली इन कैश, तो सिंगल कॉलम इज बेटर फॉर यू। अगर देयर आर बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर पेइंग in cash or through different channel of banking, so you can maintain double column. And if you are providing or receiving discount as well, so you can prepare triple column cash. So it's totally depend on you. अब हम लोग एक सिंगल बनाते हैं, तो लेजर में 8 कॉलम होते हैं, तो कैश बुक में भी 8 ही कॉलम, बिल्कुल सेम ही होता है। तो 8 कॉलम में 4 कॉलम डेबिट में हो जाते हैं, 1 2 3 4, फिर 4 क्रेडिट में भी हो जाते हैं। यहाँ पे लिख दिया जाता है कैश बुक। कौन सी कैश बुक है ये? सिंगल कॉलम। लिखना ज़रूरी नहीं है, बट हम समझने के लिए कि हम लोग सिंगल कॉलम बना रहे हैं। यहाँ आप लिखते हैं किस डेट को मतलब हो रहा है, फिर पर्टिकुलर मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखा जाता है वाउचर नंबर, यहाँ पर अमाउंट, फिर रिपीट हो जाता है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, फिर ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप बुक ओपन करिए तो उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैश इन हैंड लिखा हुआ है। तो कैश इन हैंड का मतलब है कि कितना पैसा ऑलरेडी मेरे पास पहले से था, कैश इन हैंड इसका मतलब होता है। तो कैश इन हैंड लिखा रहेगा तो आप उसको लिखेंगे टू बैलेंस BD, ये लिखना पड़ेगा। ये आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, तो इस साल के लिए वो ओपनिंग हो जाए, तो कैश इन हैंड है ये, कितना था आपके पास, ये डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास रहती हैं या आती हैं वो डेबिट ही होता है। असेट्स हमेशा डेबिट होता है अगर बढ़ रहा है तो। दूसरा ट्रांजैक्शन है बेचेंगे अगर आप सामान, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना। अब देखिए कैश का कैश बुक बना रहे हैं ना, तो कैश किधर है, तो डेबिट में लिखना रहता है। तो इसका अपोजिट क्या है, जिसे कैश का बुक बनाएंगे या कैश का अकाउंट बनाएंगे, तो कैश में कैश नहीं लिखा जाता, उसका जो अपोजिट होता है ना। तो कैश बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश डेबिट में है तो साइड डेबिट रखेंगे, बट लिखेंगे उसका अपोजिट। तो डेबिट साइड यही है, ये डेबिट साइड, तो टू सेल्स लिखेंगे, और 30,000 रुपये अमाउंट है तो 30,000 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, तो परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 20। अब आप देखिए यहाँ कैश कहाँ पे है, तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, इसका अपोजिट बाई परचेज 21,000। मतलब कैश को देखना रहता है, क्योंकि कैश बुक बन रहा है तो सिर्फ कैश को देखना रहता है। अगर कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, कैश क्रेडिट में है तो, बट उसका अपोजिट लिखें, साइड सेम रहेगा बट एंट्री अपोजिट रहेगी। तीसरी एंट्री क्या है, कमीशन अगर आप देते हैं तो कमीशन एक्सपेंस होता है, तो वो डेबिट होता है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं टू कैश अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं, तो आपको कैश ही देखना है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में बाई कमीशन। ये है। फिर नेक्स्ट है पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते हैं ना, तो ड्राइंग्स लिखा जाता है,
और बिजनेस से तो पैसा जाएगा ही, ओनर को देंगे तो कितना। अब हमें कैश ही देखना है, तो कैश क्रेडिट में, तो बाय ड्राइंग्स हो जाएगा। 12,000 रुपये कलेक्टेड फ्रॉम बी वासु, यानी उनसे पैसा मिल रहा है बी वासु से, तो कैश डेबिट हो जाएगा। कैश आता है, बढ़ता है, डेबिट हो जाता है। टू बी वासु कितना, 3500। कैश डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे टू बी वासु। कितना, 3500। टोटल करेंगे इसका, तो जिसका टोटल ज़्यादा हो ना उसी का करते हैं, और वैसे असेट्स हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो 30, 34 और 3, 37, 37,500 आएगा। जो टोटल डेबिट का होगा वही टोटल क्रेडिट का भी होना चाहिए, हो चाहे ना हो, सेम ही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, तो ये 37,200 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 37,200, तो 300 का फर्क है, तो 300 लिख देंगे और नाम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। यही जो बैलेंस सीडी है इसका नाम है कैश इन हैंड, यानी अब हमारे पास कितना पैसा है, पहले कितना था, तो कैश कम हो गया है, 3700 रुपये कैश कम हो गया। अब इससे जानकारी क्या मिल रही है आपको कि 4,000 आपके पास पहले से थे, फिर सेल्स किया तो 30,000 आए, फिर बी बासु कोई कस्टमर था उसने दिए 3500, फिर आपने ये समा पैसे जा रहे हैं, इधर तो आपको रिसीव हो रहा है रिसिप्ट, और इधर आपका पेमेंट हो रहा है, ये पैसे जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है, परचेज किया, कमीशन दिया, ड्राइंग किया, इतने पैसे गए और ये पैसा आपका बचा हुआ है, तो उसका नाम कैश इन हैंड है। ठीक है, क्लोज कर।